तो चलिए बिना वक्त गवाएं आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं और डिकोड करते हैं भारत में इस समय चल रही सबसे बड़ी, सबसे व्यापक और ध्रुवीकृत बहस को, वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव। देखिए, ये कोई छोटा मोटा नीतिगत बदलाव नहीं है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक प्रस्ताव है जो 140 करोड़ की आबादी वाली देश में लोकतंत्र के अनुभव को पूरी तरह से और हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। इस पूरी डिबेट को निष्पक्ष और बारीकी से समझने के लिए हम इसका एजेंडा कुछ इस तरह रखेंगे। पहले समझेंगे कि ONOE आखिर है क्या, फिर इसके पक्ष और विपक्ष के तर्क देखेंगे, इसके बाद कुछ ज़मीनी और लॉजिस्टिकल डेटा पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि संसद में इसके लिए आगे का क्या रास्ता तय हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। आखिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए वन नेशन वन इलेक्शन या 129वें संशोधन बिल का वास्तव में क्या मतलब है? अभी होता क्या है कि भारत लगभग हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है ना? हर कुछ महीनों में देश के किसी ना किसी हिस्से में वोटिंग चल रही होती है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन यानी ONOE का प्रपोजल एकदम इसके उलट है। इसका सीधा सा मतलब है सारे चुनावों को एक साथ सिंक्रोनाइज कर देना, यानी पूरे देश में मतदाता सरकार के कई स्तरों के लिए, जैसे केंद्र की लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और यहाँ तक कि स्थानीय निकायों के लिए भी अपना वोट बिल्कुल एक ही समय पर डालेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये कोई एकदम नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आज़ादी के बाद 1951 से लेकर 1967 तक हमारे पहले 4 आम चुनाव बिल्कुल एक साथ यानी सिंक्रोनाइज्ड ही हुए थे। लेकिन फिर 1968 और 1971 के बीच गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। कई राज्य सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं और समय से पहले ही गिर गईं। इसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये एक साथ चुनाव होने का साइकिल हमेशा के लिए टूट गया। तो अब इस टूटे हुए साइकिल को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए रामनाथ कोविंद समिति ने एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल रीसेट का प्रस्ताव रखा है। इसे 2 स्पष्ट चरणों में लागू किया जाएगा। स्टेप 1, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाना। और फिर आता है स्टेप 2, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल पहाड़ है। इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि स्टेप 1 के ठीक 100 दिनों के भीतर देश भर की हजारों नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी करवा लिए जाए। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, द केस फॉर सिंक्रोनाइजेशन। आखिर इस बड़े बदलाव के सपोर्ट में क्या-क्या मुख्य तर्क दिए जा रहे हैं? कोविंद समिति की रिपोर्ट बताती है कि इस प्रस्ताव को भारी पब्लिक सपोर्ट मिला है। समर्थकों का सबसे बड़ा तर्क ये है कि बार-बार चुनाव होने से जो एक कैंपेन साइकिल चलता रहता है, वो बहुत नुकसानदायक है। जाहिर है, जब चुनाव एक साथ होंगे तो मंत्रियों और प्रशासन का पूरा ध्यान रैलियों की बजाय लगातार 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ विकास पर लगेगा। इसके साथ ही एक सिंगल इलेक्टोरल रोल यानी एक ही मास्टर वोटर लिस्ट का भी प्रस्ताव रखा गया है। इससे ये तय होगा कि राष्ट्रीय से लेकर पंचायत स्तर तक एक ही वोटर लिस्ट हो, जिससे डेटा काफी हद तक सुव्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ एक और बड़ी डिबेट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता को लेकर। ONOE तर्क कहता है कि बार बार आचार संहिता लगने से नए विकास कार्य और रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह ठप हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका तर्क बड़ा ही दिलचस्प है। उनका मानना है कि लगातार होने वाले चुनाव दरअसल लोकतंत्र के लिए एक बहुत जरूरी इंस्टेंट फीडबैक लूप का काम करते हैं, जैसे कि GST या नोटबंदी के वक्त देखा गया, जहां आगामी चुनावों के दबाव ने ही नीतियों में तुरंत सुधार के लिए प्रेरित किया। तो चलिए अब तराजू के दूसरे पड़ले को भी देख लेते हैं, द फेडरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पुशबैक। विपक्ष इस रिफॉर्म का इतनी सख्ती से विरोध क्यों कर रहा है? कई पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और आलोचकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनावों को जबरन एक साथ लाना हमारे संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और हमारे संघीय ढांचे के लिए एक सीधा खतरा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा? अगर कोई चुनी हुई सरकार अपना बहुमत खो दे और बीच में ही गिर जाए तो क्या होगा? आलोचकों का कहना है कि ये जवाबदेही खत्म कर देगा। और हाँ, एक चिंता ये भी है कि एक ही समय पर चुनाव होने से राष्ट्रीय विमर्श हावी हो जाएगा और क्षेत्रीय पार्टियों की आवाज उस शोर में कहीं दबकर रह जाएगी। विपक्ष के अनुसार एक और बहुत ही क्रूशल पॉइंट है ये प्रस्तावित रीसेट बटन। 2029 में अगर सबको एक साथ लाना है तो उन राज्य विधानसभाओं का क्या होगा जिनके चुनाव हाल ही में हुए होंगे? मतलब लोकसभा के साथ टाइमलाइन मैच करने के लिए हाल ही में चुनी गई राज्य सरकारों के 5 साल के संवैधानिक कार्यकाल को समय से पहले ही एक तरफा रूप से खत्म करना पड़ेगा।
राजनीतिक और संवैधानिक बहसों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं लॉजिस्टिकल रियलिटीज एंड डेटा की। इन सारी बातों के पीछे असली नंबर्स क्या कहते हैं? 4,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सिर्फ वो शुरुआती एस्टिमेट है जो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के निर्माण में लगेगा। एक ही दिन में पूरे देश के चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को रातों रात लाखों नई मशीनें बनानी होंगी और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। अक्सर चुनावों के भारी भरकम खर्च का तर्क दिया जाता है ना? लेकिन जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। 2019 से 2024 के बीच अलग अलग चुनावों पर कुल 16,250 करोड़ रुपए खर्च हुए। पहली नज़र में ये एक बड़ी रकम लग सकती है, लेकिन असल में ये उस दौरान के कुल केंद्र सरकार के खर्च का सिर्फ 9% है। अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को सुचारू और जवाबदेह बनाए रखने के लिए क्या कुल खर्च का 9% वाकई इतनी अनुचित कीमत है? एक और थ्योरी अक्सर सुनने को मिलती है, वोटर फटीग की। मतलब अगर बार बार चुनाव होंगे तो लोग ऊब जाएंगे। लेकिन हालिया विधानसभा चुनावों का डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आंध्र प्रदेश में जहां चुनाव लोकसभा के साथ हुए, वहां वोटिंग 74.4% रही, और केरल और कर्नाटक जहां चुनाव अलग अलग हुए, वहां भी टर्नआउट 74% और 73.1% के बेहद करीब था। मतलब बिल्कुल साफ है, चुनाव एक साथ हों या अलग, मतदाताओं के उत्साह और भागीदारी में लगभग कोई अंतर नहीं आता। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, द पार्लियामेंट्री रोड अहेड। 129वें संशोधन को लेकर वर्तमान में संसद में क्या टकराव चल रहा है? संसद में इस बिल को लेकर बहुत तीखी बहस देखने को मिली है। विपक्ष का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। उनका दृढ़ विश्वास है कि राज्य विधानसभाओं को एक राष्ट्रीय टाइमलाइन के अधीन करना भारत के संघीय ढांचे के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है। विपक्षी नेताओं ने सदन में साफ कहा कि ये बिल संविधान की मूल संरचना पर पूर्ण रूप से हमला करते हैं और इस सदन की विधायी क्षमता से पूरी तरह परे हैं। इसके ठीक जवाब में सरकार का पक्ष भी उतना ही मजबूत रहा। कानून मंत्री ने इस संशोधन की संवैधानिक वैधता का मजबूती से बचाव करते हुए संविधान के अनुच्छेद 327 और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों का हवाला दिया। सरकार का तर्क है कि भारत का संघवाद राज्यों के बीच किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है और इस बिल के जरिए उस संघीय ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। अब चूंकि दांव पर इतने बड़े सवाल लगे हैं और दोनों पक्षों की दलीलें इतनी मजबूत हैं, इसलिए सरकार इस विधेयक को एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजने पर सहमत हो गई है। इसका मतलब है कि अब इस पर विस्तृत जांच और क्रॉस पार्टी रिव्यू होगा। कोई भी अंतिम वोट होने से पहले इसके हर एक शब्द और हर एक नियम की बहुत बारीकी से समीक्षा की जाएगी। तो सारे फैक्ट्स और तर्कों का विश्लेषण करने के बाद ये एक्सप्लेनर हमें एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भारत के चुनावों को एक साथ करने से प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा और सुशासन के नए दरवाजे खुलेंगे, या फिर दक्षता हासिल करने की इस प्रक्रिया में अनजाने में ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वो संघीय और विविध नींव ही दरक जाएगी जिस पर ये इतने सालों से टिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आने वाले समय में देश के हर एक नागरिक को प्रभावित करेगा। सोचने वाली बात है ना? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।